अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद बी सिद्रा इकबाल। आप सबको जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये दिन सबके लिए खैर व बरकत लेके आए, लेकिन अभी जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत में, बल्कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे थे। वेरी वेरी टेरिफाइंग डिस्ट्रेसिंग विजुअल्स कमिंग आउट ऑफ फैसलाबाद, जहाँ पे एक फैक्ट्री में हमने देखा कि आग लगी है, धमाका हुआ है। माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे लोग इससे इम्पैक्ट हुए हैं एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम सारे सिनेरियो को जिस तरह रिपोर्ट कर रहे होते हैं। आजकल ना मेरे स्टूडियो में बड़ा घरेलू माहौल चल रहा है। हम जैसे ही प्रोग्राम शुरू करते हैं, हमारा दरवाज़ा खुलता है, लोग एंटर होने लगते हैं, फिर बाद में हम इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। बहरहाल लेट मी कम बैक टू माय फोकस अगेन। फैसलाबाद में फैक्ट्री के हवाले से हम देख रहे हैं कि बड़ी डिस्ट्रेसिंग ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं और इसमें बहुत सारे लोगों के ज़ख्मी होने के, उनके मुतासर होने की भी ख़बरें हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। हमारा पूरी कोशिश है कि हम अपने नुमाइंदे से वहाँ पे रब्ता करके आप तक मज़ीद ख़बरें लेके आएँ। इसके अलावा जो दूसरी ख़बरें जिस पर हमने नज़र डाली हैं, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की तरफ से एक दफ़ा फिर नोटम जारी कर दिया गया है, विच इज़ द नोटिस टू द एयरमैन। एयर स्पेस पाकिस्तान की पूरी तरह से बैन है फॉर इंडियन एयरक्राफ्ट, चाहे वो इंडिया से ओन्ड हों, वहाँ से ऑपरेट हो रहे हों, वहाँ से लीज़ हुए हुए हों, चाहे ये कमर्शियल प्लेन्स हो, कमर्शियल फ़्लाइट्स हों या फिर मिलिट्री ऑपरेशंस हो। ये नोटिफिकेशन जारी की गई है और ये एयर स्पेस बैन दिसंबर 2025 तक चलेगा, यानी 24 दिसंबर तक की डेट्स हमारे सामने आ रही हैं। अप्रैल में होने वाले दोनों मुल्कों की जो झड़प थी, उसके बाद हमने ये देखा कि अभी तक दोनों ममालिक ने अपनी एयर स्पेस एक दूसरे के लिए बैन की हुई है। इसके बारे में मज़ीद आपको बताते चलें कि ग्राउंड से लेके अनलिमिटेड एल्टीट्यूड तक ये बैन इम्पोज़ किया गया है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसको 2 फ़्लाइट ऑपरेशन रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, विच इज़ लाहौर एंड कराची। दैट इज़ हाउ द एयर स्पेस इज़ डिवाइडेड और दोनों में ही मुकम्मल बैन है इंडियन एयरक्राफ्ट्स के लिए। एक और चीज़ जो आपको बताते चले, सर्दियों का मौसम है, सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन एंजॉयिंग ज़बरदस्त किस्म के ड्राई फ्रूट्स, और हमेशा ये बात की जाती है कि ये तो आम आदमी की पहुंच से बड़ा दूर निकलता चला जा रहा है। लेकिन एक बड़ी ख़बर ये बनी कि पिछले साल अगर हम देखते हैं कि चिलगोज़े अगर आप ले रहे हों तो उसकी 1 किलो की कीमत तकरीबन 10,000 रुपये थी, वो सडनली ड्रॉप करके 3,000 हो गई है। सडनली तो नहीं, यानी इस साल को अगर हम कंपेयर करें तो 3,000 रुपये चिलगोज़ा फ़ी किलोग्राम इस वक्त मिल रहा है। और इसकी वजह यह है कि बम्पर क्रॉप हुई है नंबर 1, और जो इंटरनेशनल हमारी एक्सपोर्ट्स होती थी, जो मांग थी, वो कदरे कम है। सो आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ अ बून और नॉट, बट आई थॉट इट वाज वर्थ रिपोर्टिंग टू। तीसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। आपको बताते चलें कि अगर हम सिंध भर में देख रहे हैं तो वहाँ पे यकीनन हमेशा से कहा जाता है कि सिंध और ख़ास तौर पे अंदरून सिंध में पॉलिटिकल अवेयरनेस स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा होती है और उसका वो अक्सर इजहार भी करते रहते हैं, उनके पास वो स्पेस होती है। हाल ही में हमने देखा कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और दूसरे मामलात को लेकर यंगस्टर्स हैव बिन वेरी वेरी वोकल, और ये जेन ज़ी है जो यकीनन बड़ा पुरज़ोर एहतजाज करती है, बाआवाज़ बुलंद अपनी मांगों को सामने रखती है। तो इनकी मांगों को और इनके डिस्ट्रेस को कैसे एड्रेस किया जाएगा, आइए ज़रा इसके हवाले से बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है द स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर स्टूडेंट अफेयर्स एंड द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट फॉर PSF सिंध। हमारे साथ हैं मंसूर अली शाहानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा इकबाल साहब, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइए कि हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, पहले भी बात की जाती है कि जेन ज़ी सिंबल ऑफ रिबेलियन बन गई है। यानी अगर जो चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही होती, जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, स्ट्रीट में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उसके ऊपर एहतजाज करते हैं। क्या ये एक मस्बत साइन है या आप इसको तशवीश की निगाह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे जमहूरी माहौल होगा, जहाँ पे आवाम समझता होगा कि हमें अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करना अच्छी बात होती है कि आप अपना जो इशू है, जो मुतालबात हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए एक पुरअमन तरीके से आप अपना जिद्दोजहद करते हैं। पहले होता था, प्रोटेस्ट होते थे, पहले अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए एक तवील जिद्दोजहद का सहारा लेना पड़ता था। अब आज के ज़माने में लोगों के पास एक बहुत बड़ा टूल है जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। आज कहीं पर भी आप देखें कि खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट पेश आता है या कहीं पर भी कोई भी ऐसे तबकात होते हैं जो अपनी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, तो सोशल मीडिया के सहारे वो अपने आवाज़ को पहुंचा देते हैं और उनकी बदौलत अच्छे तरीके के साथ वो अपनी आवाज़ को
पहुंचा पाते हैं। मुझे ये बताइए कि जीए सिंध स्टूडेंट्स फेडरेशन सिंधी नेशनलिस्ट एजेंडाज़ के हवाले से जानी मानी जाती है, उनका एक ख़ास नज़रिया है। अभी भी हम उनको सिरापाए एहतजाज देखते हैं, कुछ मामलात को वो सामने रख रहे हैं। कुछ इसके बारे में बयान कीजिएगा कि असल मुद्दा क्या है, क्या ये पॉलिटिसाइज़ हो रही है? देखिए, क्योंकि अक्सर हमारे ज़हन में ये ख़दशा रहता है कि स्टूडेंट्स का पॉलिटिकली अवेयर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी कभार वो इस्तेमाल हो जाते हैं पॉलिटिकल एजेंडाज़ में भी, तो इसमें कैसे तफरीक की जाए? मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स एक ताज़ा और नया दिमाग बनने जा रहा होता है, जी जामियात में जब पढ़ने आते हैं तो एक बहुत ही ताज़े दिमाग के साथ और एनर्जी के साथ जी पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं इस बात पे खुश हूँ और कॉन्फिडेंट होके मैं कह सकता हूँ कि एक जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उस पार्टी ने स्टूडेंट्स के दिमाग को अट्रैक्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, या जिन नज़रियात को स्टूडेंट्स समझती है कि ये इस नज़रियात में, इस मैनिफेस्टो में हमारे मसाइल हल हो सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी कई हद तक कामयाब हो चुकी है कि स्टूडेंट्स तक पहुंच गई है। स्टूडेंट्स की एक पार्टी है, जमात है, विंग है पीपल्स पार्टी की, पीएसएफ, जिन्होंने स्टूडेंट्स तक एक अच्छी रसाई हासिल की है। लेकिन कुछ ऐसे जमात भी हैं जो नाकाम हुए हैं, जो स्टूडेंट्स तक अपनी नज़रियात को, अपनी बात को ना पहुंचा पाए हैं, जिसकी बदौलत कुछ ऐसे लोग बचे हैं, कुछ ऐसे कम जहन और कम सोच रखने वाले लोग बचे हैं जो कॉम्प्रस जमातों की तरफ जाते हैं। क्योंकि देखिए, नज़रियात तो एग्जिस्ट करती हैं, चाहे कॉम्प्रस जमातों की हों, चाहे प्रो पाकिस्तानी जमात की हों, लेकिन नज़रियात एग्जिस्ट करती हैं तो लोग जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आपका जो सवाल है कि जिस तरह आपने कोट किया एक जमात को, जीए सिंध को, या दीगर कुछ जमातें हैं, वो आज से नहीं बरसों से जामियात में, बाकी आपको नज़र नहीं आएंगे कहीं और पे, जामियात में उनकी रसाई है। क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ ये किया कि ये जो पढ़ने आते हैं बच्चे, उनके जो जहन होता है वो बहुत ही एक ताज़ा और नया एक जहन होता है। उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो जमात सबसे ज़्यादा कोशिश करता है, जो जमात अपने मैनिफेस्टो, अपने नज़रियात और उनके मसाइल को हल करने के लिए उन तक रसाई करने की कोशिश करता है, तो वो कामयाब होते हैं। जीए सिंध भी एग्जिस्ट करती है, दूसरे जमातें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टूडेंट्स तक और स्टूडेंट्स को अहमियत देने के लिए सबसे ज़्यादा कावशें लेनी पड़ेंगी, ताकि हमारे आने वाले बच्चे, आने वाली जनरेशन ऐसे कॉम्प्रस जमातों से, कॉम्प्रस सियासत से गुरेज कर सकें। बिल्कुल सही। मुझे बताएं कि एक ज़माने में जब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स यूनियन को बैन किया गया पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, तो तासुर ये है कि अगर सियासत जामियात का हिस्सा बनती है तो वहाँ के माहौल को ख़राब करती है, पोलराइजेशन होती है। पूरी दुनिया में भी इस वक्त अगर हम देखें कि लोग अपने अपने जो नज़रियात हैं, अपने जो ख़यालात हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हैं, कोई लचक का मुज़ाहरा नहीं करते, जिसकी वजह से कई दफ़ा स्टूडेंट्स की झड़पें होती हैं। तभी कहा गया कि सियासत को जामियात से दूर रखें। आज आप क्या माहौल बदलता हुआ देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि सियासत का और सियासी नज़रियात का एक मस्बत किरदार हो सकता है हमारे पूरे माशरे की तश्कील के लिए, नए लीडर्स को क्रिएट करने के लिए, बच्चों की सियासी शऊर को उजागर करने के लिए? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जामियात में स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की वजह से एक तासुर दिया गया था किसी ज़माने में कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स की वजह से जामियात के माहौल में असर पड़ रहा है जी। 1984 में जनरल ज़िया ने स्टूडेंट यूनियंस पर बैन लगा दिया था। 1947 के एरा में सबसे पहले एक तुलबा तंजीम थी NSF, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जी। वो इतने नज़रियाती और इतना शऊर रखने वाले स्टूडेंट्स थे जो मुल्क की सियासत में, जामियात में बढ़ने इश्यूज़ इश्यूज़ पर और स्टूडेंट्स राइट्स पर सियासत करते थे। बिल्कुल। फिर आगे चलते जब उन्होंने मुल्क की सियासत में अपना किरदार अदा करने की कोशिश की तो 1953 में या 1951 में, मुझे एक्यूरेट याद नहीं आ रहा, बैन कर दिया गया था।
کیونکہ وہ ملک کی سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر انہی دوستوں نے ایک نئی تنظیم کا نام لے کے پھر سے وہی کام شروع کیا تھا، ڈی ایس ایف کے نام سے، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے۔ پھر آگے چلتے ہوئے وہ بھی بین کر دیا گیا تھا۔ صحیح۔ پھر 1984 میں جنرل ضیاء نے اسٹوڈنٹ یونینز پر ہی پابندی عائد کر دی گئی۔ پہلے تو وہ تنظیمیں تھیں جو سیاسی طور پہ اتنا شعور رکھتی تھیں، لیکن پھر جو پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونین، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست، آپ نے جو کہا کہ سیاست یا سیاسی جماعتیں اپنے ایجنڈے کو طلباء کے تھرو استعمال کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی ابتدا تعلیمی ادارے سے ہی شروع ہوتی ہے، تاکہ آپ کے جو خیالات ہیں، نظریات ہیں، اس وقت آپ ایک ایسے سٹیج پر ہوتے ہیں، آپ مختلف مفکرین کو، مختلف رائٹرز، ریسرچرز کو، جنہوں نے پولیٹیکل تھیریز پریزنٹ کی ہیں پوری دنیا میں، جیسے ہسٹری اور تاریخ سے جو آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو سمجھنے کی ایک پوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ میں ایک کیوروسٹی ہوتی ہے، اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ اسٹوڈنٹس آر نون فار۔ آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی منصور صاحب، اس وقت جو مسائل ہیں، یعنی سیاست برائے سیاست تو نہیں ہونی چاہیے، یقیناً یہ ایک دائرہ کار کو مختص کرتا ہے، لیکن یوتھ کے جو اصل مسائل ہیں اس میں سر فہرست پہ آتا ہے نوکری کی تلاش۔ اس وقت جو ہمارے نمبرز کہتے ہیں، یوتھ ان امپلائمنٹ ریٹ سندھ میں تقریباً 4% ہو گیا، یعنی 3.9% ہے۔ کراچی میں اگر بات کی جائے تو وہ 11% تک پہنچ گیا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ آپ کے جتنے 23% جو ان امپلائڈ یوتھ ہے، اربن یوتھ ہے، یعنی سندھ کے شہروں میں رہنے والے 23% ایسے لوگ جن کے پاس نوکری نہیں ہے، وہ سارے کے سارے یونیورسٹی گریجویٹس ہیں۔ اس مسئلے کے لیے حکومت سندھ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں سدرا اقبال صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے روزگار کا مسائل کو ریز کیا ہے، یہ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ جس طریقے کے ساتھ کاوشیں اٹھا رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہم نے 93,000 جابز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دیے ہیں، 93,000۔ وہاں پہ ہمارے پاس پی ایس ٹی، جے ایس ٹی، ایچ ایس ٹی اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو الگ جابز دیے گئے ہیں۔ اس کے تھرو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آتے ہیں وومن، خواتین کے حوالے سے، کہ خواتین کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے روزگار کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا کیا، بی بی ایس وائی ڈی پی، اس کے ساتھ وومن یوتھ انٹرپرینورشپ پروگرام، گورنمنٹ جاب میں خواتین کے لیے الگ سے کوٹا مختص کی گئی ہے، بی آئی ایس پی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین کو جس طریقے کے ساتھ اسٹرینتھن کیا گیا ہے، ان کو مالی امداد دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں، So there are several programs, میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے منصور صاحب unfortunately وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ this calls for a longer conversation۔ میں آپ کو ضرور دعوت دینا چاہوں گی اگلے ہفتے بھی ہمارے پروگرام میں آئیں تاکہ ہم مزید اس پہ بات کر سکیں، لیکن آپ آئے اور ان بہت ہی اہم موضوعات پہ روشنی ڈالی۔ آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ویورز ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، and we'll be back after a short break. Stay with us and keep watching آج پاکستان۔